हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 18 किया था जो कि बात कर रहा था इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, जिसमें हमने बात की थी कि अगर किसी की कोई लाइबिलिटी है वो अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से पहले उस चीज को इन रिटर्न दे देता है तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है उसके एक्नॉलेज करने के बाद। और सेक्शन 19 भी 18 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये भी एक्नॉलेजमेंट की बात ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हम किस हिसाब से कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करके अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हमारा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि भाई जो अगर हमने कोई डेट वगैरह की पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे हम एडमिट कर रहे हैं कि भाई हमारी एक लायबिलिटी बन रही है और हम उस लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी वेयर वर्डिंग सेक्शन 19 की क्या कह रही है, वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी इज मेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब यहाँ पे पहले यहाँ तक करते हैं कि जब हमने कोई डेट देना है या फिर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डेट को पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं और वो हम एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पे कौन कौन कर रहा है, या तो जो बंदा लायबल टू पे द डेट है या उसका एजेंट जो कि ड्यूली ऑथोराइज्ड है। अब यहाँ पे लायबल टू पे डेट का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ वही पर्सन जिसने डेट लिया था या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि अब उसके बिहाफ पे लायबल होंगे वो भी इंक्लूड हो रहे हैं। A fresh period of limitation shall be computed from the time when payment was made। अब यहाँ पे देखो जो डेट है ये पूरी तरह से पे ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ हमेशा पार्ट पेमेंट की बात हो रही है, क्योंकि अगर डेट फुली सेटिस्फाइड हो गया तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन तब बनेगा जब कुछ पैसे दे दिए गए हैं लेकिन कुछ पैसे रह रहे हैं, तो अब कुछ पैसे देके मैं बाद में मुकर गई। आप वहां पे ऐसे केसेस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कब से कंसीडर होगा, ये उसकी सेक्शन 19 बात कर रहा है। इसमें हमने पार्ट पेमेंट कर दी, मान लीजिए मिस्टर ए ने बी से 5,000 रुपये लिए, किस दिन लिए, ठीक है। तो अब कॉज ऑफ एक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये कितने टाइम के अंदर मान लीजिए इन्होंने कहा कि मैं बी ने ये कह के लिया कि मैं 15th को पैसे वापस कर दूंगा, 15th को उसने पैसे नहीं वापस किए। अब ए के पास कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम के अंदर वो सूट फॉर रिकवरी डाल सकता है, 16 से इनका टाइम पीरियड अक्रू हुआ, स्टार्ट हुआ और 15th ऑफ जनवरी 2025 तक ये सूट फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को बी ने इसमें से 1,000 रुपये ए को दे दिए। अब यहाँ पे जिस दिन उसने 1,000 रुपये दे दिए, 1 तारीख को दे दिए, इट मीन्स कि 2 तारीख से दोबारा से उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे मिस्टर ए के पास कितना टाइम है, यहाँ पे 2023 से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया, तो अब ये इतनी तारीख तक सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं जो बाकी की पेमेंट बची है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ए ने ये स्पेसिफिकली बी ने ये स्पेसिफिकली कह के दिया कि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ इस चीज का,
मैं डेट के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो जिस दिन इंटरेस्ट भी पे कर दिया, मतलब उसी डेट के का अगर कुछ भी अगर हमने पार्ट पेमेंट के तौर पे उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, देन ऑल्सो जो पीरियड फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करने जरूरी है। एक तो डेट होना चाहिए या इंटरेस्ट ऑफ लीगेसी होनी चाहिए, और दूसरी चीज है जो पेमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के खत्म होने से पहले पहले हो जानी चाहिए। इन केस अगर हमने इस पेमेंट को बाद में किया है तो फिर वहां पे सेक्शन 19 अट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन मान लीजिए इसी केस में लगा लीजिए, यहाँ पे यहाँ तक सूट फाइल कर सकता था बंदा, लेकिन यहाँ पे 17/1/2025 को भी कुछ पैसे दे रहा है, तो अब सेक्शन 19 अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो लैप्स हो चुका है। वहां पे अब पार्टीज के पास ये रिलीफ नहीं है कि वो कोर्ट के थ्रू पैसे ले सकते हैं, नहीं, वो ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट करना है तो जो पेमेंट होनी चाहिए वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मीनिंग क्या है? प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग वो है जो फर्स्ट शेड्यूल के 3rd कॉलम में दिया है, ना कि ये कि जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हमने कंप्यूट करके निकाला वो नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट शेड्यूल के 3rd कॉलम में दिया है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उतना होना चाहिए। तो वहां पे यहाँ पे वर्ड है शैल। तो जब पेमेंट हो गई तब के बाद नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा ही होगा। यहाँ पे किसी की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हमने इसको फ्रेश पीरियड में कंप्यूट करना है कि नहीं करना। वहां पे ऑटोमेटिकली वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही बन जाएगा। और कब से बनेगा? जिस दिन पेमेंट की गई है उसके बाद से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडीशंस क्या है, मतलब सेक्शन 19 को कंप्लाई करने के लिए वही कि पेमेंट जो है वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होनी चाहिए, और दूसरी ये एक्नॉलेजमेंट की बात है, ये इसकी प्रोवाइजो में की गई है कि जो पेमेंट तो हम कर ही कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट पे कोई भी जो स्लिप वगैरह है उस पे इन राइटिंग है, जो पेयर है उसकी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा होना चाहिए या साइन होने चाहिए, क्योंकि ये कंफर्म करेगी कि हाँ जी पेमेंट हुई है और उस बंदे ने उस डेट को सेटिस्फाई करने के लिए की है। तो एक्नॉलेज्ड वर्ड यहाँ पे डाला है कि भाई उसने अपनी फ्री विल से, अपने एक्टिवली, उसने एक्टिव माइंड के साथ ये चीज की है कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए या मैं इस पैसे को, इस डेट को पे करने के लिए ही दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है उसका मीनिंग है कि बंदा एक्टिव माइंड के साथ उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसकी हैंडराइटिंग में होना चाहिए या उसकी सिग्नेचर होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने पेमेंट की बात कर ली, पेमेंट किस मोड में होनी चाहिए ये एक बात नहीं की, तो यहाँ पे पेमेंट का मोड स्पेसिफाई नहीं किया। चाहे आप कैश दे दीजिए, उसकी सामने वाला बंदा सामने से कोई स्लिप दे दे, ठीक है, स्लिप पे आपके सिग्नेचर हो जाए, या फिर आप चेक वगैरह भी डाल के थ्रू भी दे सकते हो, या फिर बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो। देखो जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हो तो वहां पे भी आपको जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो वहां पे एक फॉर्म भरवाया जाता है, तो उस पे आपके सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, तो वो इसी एक्नॉलेजमेंट में आ जाएंगे। अगर चेक भर रहे हो तो चेक में भी आपके सिग्नेचर्स होते हैं। लेकिन चेक की पेमेंट में भी एक चीज क्लियर करने लायक है कि अगर आप चेक की पेमेंट, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो
जो चेक है अगर तो इनकैश हो गया तब तो वो वैलिड पेमेंट कंसीडर होगा, वहां पे सेक्शन 19 अट्रैक्ट होगा। बट इन केस वो चेक डिसऑनर हो गया विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, वो चेक इन कैश नहीं हुआ, तब वहां पे सेक्शन 19 अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वैलिड पेमेंट हुई ही नहीं है। तो सेक्शन 19 के लिए ये जरूरी है कि पेमेंट होनी चाहिए, वो किसी भी मोड से हो सकती है। और एक चीज और कि जो पेमेंट कर रहे हैं हम किसको करनी है वो भी बताया नहीं है। ये तो बता दी कि पेमेंट कौन कर रहा है, किसको करनी है वो नहीं बताया, पर इसमें ऑब्वियसली जो पेमेंट है वो हमने क्रेडिटर को करनी है, या जो बंदा उससे अपना इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है उससे, उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, तो सेक्शन 19 का ओवरऑल नटशेल ये है कि इन जब आप किसी भी डेट के रिगार्डिंग कोई पेमेंट करते हो, चाहे उसके इंटरेस्ट को पे कर रहे हो, चाहे उसकी पार्ट पेमेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने अपनी लायबिलिटी को मान लिया है, और जिस दिन आप पेमेंट करते हो उसके बाद से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 19 ओवरऑल यही बात कर रहे हैं। तभी सेक्शन 19 के बाद सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 20 बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। ये सेक्शन जो 20 है वो सेक्शन 18 और 19 को सप्लीमेंट कर रहा है। हमने वहां पे सेक्शन 18 और 19 में वर्ड्स यूज किए थे एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ। तो सेक्शन 20 का क्लोज 1 क्या कह रहा है? देखो, एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ का मीनिंग क्या है कि अगर हमने इस उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए अपने किसी एजेंट को अथॉरिटी दी है, ठीक है, तो अब उन पर्टिकुलर, वैसे तो ये चीज क्लियर है, लेकिन 20 क्लोज 1 में स्पेशली उन पर्सन्स की बात की है जो डिसेबल्ड है, उनके एजेंट की बात की है। तो डिसेबल्ड पर्सन्स के एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? लॉफुल गार्डियन, कमेटी और मैनेजर, या फिर इन तीनों बंदों के द्वारा अपॉइंट किए गए एजेंट्स, या गार्डियंस, या कमेटी, या मैनेजर्स। ठीक है, मतलब सब एजेंसी वाला रूल भी इसमें अप्लाई हो रहा है। तो अगर जो बंदे डिसेबल्ड हैं उनके बिहाफ पे कोई लॉफुल गार्डियन, कमेटी या मैनेजर कोई पेमेंट कर देता है सेक्शन 19 के अंडर या 18 के अंडर एक्नॉलेजमेंट दे देता है, तो वो चीज इन डिसेबल्ड पर्सन्स के अगेंस्ट वैलिड एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट होगी। तो अगर मान लीजिए यहां पे ए है, उसने बी को कुछ डेट दिया, जो बी है वो माइनर है, ठीक है, इसके एजुकेशन के लिए लगा लीजिए, किसी भी चीज के लिए। अब इसका बी का गार्डियन है, ठीक है, वो उस डेट को, जो बी की जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है या बी की प्रॉपर्टी है, उसके जो रेंट्स वगैरह आते हैं उसमें से उस डेट को किसी टाइम पे कर देता है। जिस दिन से बी के गार्डियन ने पेमेंट कर दी उसी दिन से ए का नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर। तो ये एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट है इसके लिए। अब 20 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर कुछ जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्टनर्स, जॉइंट पार्टनर्स या जॉइंट एग्जीक्यूटर्स, जॉइंट मॉर्टगेजेस, इनमें से मान लीजिए ये जॉइंट है, इनमें से एक बंदे ने वैलिड एक्नॉलेजमेंट दे दी या पेमेंट कर दी, वो सबके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन को रन नहीं करेगी।
वो सिर्फ उसी बंदे के अगेंस्ट फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड करेगी, स्टार्ट करेगी। बाकी के अगेंस्ट ये कोई एक्नॉलेजमेंट या पार्ट पेमेंट फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं करेगी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 बंदे जॉइंट मान लीजिए पार्टनर्स हैं। इसमें से ए ने ई फॉर्म है, उसको पेमेंट वगैरह कर दी, पार्ट पेमेंट कर दी, तो इसके अगेंस्ट तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने कोई पेमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है, तो अब इनके अगेंस्ट मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स का है। जब 3 इयर्स लैप्स हो जाएंगे, इनके अगेंस्ट सूट फाइल करने का राइट खत्म हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर इसने जिस डेट से भी पीरियड ऑफ जो एक्नॉलेजमेंट किए या पेमेंट किया, उस टाइम से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया था, तो अब इसके अगेंस्ट जो टाइम पीरियड है वो कब बार होगा, जब वो 3 इयर्स लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये है कि यहाँ पे अगर ज्वाइंट को मतलब ज्वाइंट लायबिलिटी है, लेकिन ज्वाइंट लायबिलिटी में से एक बंदा बाकी सबके बिहाफ पे कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो अगर एक बंदा कोई एक्नॉलेजमेंट दे भी देता है, तो वो सभी के अगेंस्ट रन करना स्टार्ट नहीं करेगा। 3 जो इसका सब क्लोज, इसका क्लोज 3 है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट किसी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कोई लिमिटेड ओनर कर रहा है प्रॉपर्टी का, तो जो भी अगर वो लिमिटेड ओनर हिंदू लॉज द्वारा गवर्नड है, तो उसका जो भी रिवर्जनर होगा उस एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट से बाइंडिंग होगा, और फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस रिवर्जनर के अगेंस्ट भी कंसीडर किया जाएगा कि रन करना स्टार्ट कर गया। लेकिन सब क्लोज बी क्या कह रहा है कि अगर हिंदू ज्वाइंट फैमिली में मैनेजर ने कोई मतलब मैनेजर या कर्ता जिसने एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट कर दी है, तो वो पूरी की पूरी फैमिली को बाइंड कर रही है, वो पूरी की पूरी फैमिली के अगेंस्ट फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से सेक्शन 20 उसको 18 और 19 को सप्लीमेंट कर रहा है। इसमें बस ये है कि उसमें कुछ टर्म्स यूज की थी कि एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड, तो वो पर्टिकुलरली डिसेबल्ड पर्सन्स के एजेंट की बात कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर जॉइंट लायबिलिटी है कहीं पे और उनमें से एक बंदा बाकी सबके बिहाफ पे अगर नहीं एक्नॉलेजमेंट दे सकता, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन सबके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं होगा। और थर्ड में हिंदू फैमिली, हिंदू लॉ के रिलेटेड स्पेसिफिकली बात की गई है कि अगर हिंदू फैमिलीज में लिमिटेड ओनर्स हैं, अगर वो कुछ एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो जो उनका रिवर्जनर है वो उस एक्नॉलेजमेंट से बाइंड है, उसके अगेंस्ट फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मैनेजर है वो भी सारी की सारी फैमिली को अपनी एक्नॉलेजमेंट से बाइंड कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 18, 19 और 20 में एक्नॉलेजमेंट की बात की है, जो कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कर रही है।